आज सबसे महत्वपूर्ण मसला जिसे आप पिछले साल भर से देखते आ रहे हैं, उसके बारे में आखिरी बार आपसे बात करेंगे और ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। ऐसा लगता है देश चलाने वालों ने यह फैसला कर लिया है कि जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और जो भ्रष्टाचार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इसमें सरकार चलाने वाले भी शामिल हैं और सरकार चलाने का विरोध करने वाले भी शामिल हैं। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ इंडियन आर्मी के ईमानदार जनरल हैं तो दूसरी तरफ सरकार है, राजनीतिक पार्टियां हैं और वो तमाम नेता हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं। आप उनके नाम भी जानते हैं, उनके चेहरे भी जानते हैं। ऐसे लोग जब टेलीविजन पर आते हैं, इस देश का आम आदमी टेलीविजन बंद करके मनोरंजन चैनल की तरफ बढ़ जाता है। वो नेता आज सबसे ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार और सीबीआई से बचना है। दो टूक में आज हम उन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह के इंटरव्यू से खड़े हुए हैं। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि सेना में हथियारों और ट्रकों को खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है। सेना नहीं खरीदती, सेना खरीदने की दरखास्त देती है जिसे सरकार क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे वो फैसला करती है। आपकी समझ में आ गया होगा कि सेना खुद ये सामान नहीं खरीदती, रक्षा मंत्रालय खरीदता है। हथियारों और ट्रकों की खरीद फरोख्त का फैसला रक्षा मंत्रालय में बैठे अधिकारी लेते हैं और उसके ऊपर मोहर राजनेता लगाते हैं, यानी रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री लगाते हैं। इसीलिए जो भी घोटाला होता है, जो भी दलाली और बिचौलिए का धंधा है, उसके लिए जिम्मेदार रक्षा मंत्रालय में बैठे सिविलियन अधिकारी हैं। यह बात किसी से नहीं छिपी है कि देश में रक्षा सौदा किस तरह से होता है और इसमें दलालों और बिचौलियों का क्या रोल है। जनरल वीके सिंह ने सैन्य सौदे में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया है। यह सरकार की ड्यूटी है कि पूरे सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म करे, मामले की तहकीकात करे, रक्षा मंत्रालय में बैठे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उन सवालों के जवाब दे जिन सवालों का जवाब देश जनरल वीके सिंह की लिखी हुई चिट्ठियों से, जिन्हें किसी देशद्रोही ने उजागर किया है। लेकिन एक बड़ा काम वो कर गया। अचानक हमारे ऊपर हमला होता और हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते। उसके पहले ये कैसे हालत आई और क्या ये हालत सही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने देश को ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। हालात यह है कि देश के थल सेनाध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए सीबीआई को कहना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का इंटरव्यू का कुछ अंश जिसकी वजह से पूरे देश में हंगामा मच गया। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि आपने बिचौलियों को अपने कार्यकाल के दौरान काम नहीं करने दिया या ठीक से काम नहीं करने दिया। देखिए, जहां तक बिचौलियों का सवाल है, सरकार ने बहुत पहले एक निर्णय लिया था कि हम बिचौलियों को नहीं आने देंगे। सरकार का निर्णय है और उसका पालन करना सबका काम है। सिर्फ हमने जो किया वो ये था कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज हम ले रहे हैं, जिस भी प्रोसीजर के अंदर हम चल रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सबको दिखना चाहिए क्या है। हमें यह पता चला कि सेना का ही कोई व्यक्ति, भीतर का या रिटायर हुआ आदमी, उसने आपको कुछ करोड़ रुपए की घूस ऑफर की, शायद 14 करोड़ की। आपने उस आदमी को अपने पास से निकल जाने दिया। उसने अगर आपको घर में घूस ऑफर की, आप यहां गिरफ्तार करा सकते थे। अगर ऑफिस में की तो वहां करा सकते थे। मिलिट्री पुलिस आपके अंडर थी। क्यों आपने ऐसा नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति जो
अभी भी रिटायर हुआ हो कुछ दिन पहले, और वो कई बातों के अंदर आपको ये कहे कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको शायद ये चीज मिलेगी, और आपने ऐसी चीज कभी सुनी ना हो पहले, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आदमी बोल क्या रहा है। और वही हुआ। उनको मैंने बोला कि आप चले जाइए, इससे पहले कि कुछ और हो, और बाद में मैंने यही बात जाकर अपने रक्षा मंत्री को बताई कि ये स्थिति है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा आपसे? उन्होंने अपना माथा पीटा। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोगों को हमें बाहर रखना चाहिए। आपने सही कहा, हो सकता है उस टाइम सही ये होता कि बुलाकर उसकी शिकायत की जाती। शायद उस टाइम जिस तरीके से बात बोली गई वो इस तरीके से बोली गई कि जिसके अंदर कुछ समय के लिए समझ में नहीं आया कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं था कि वो आपको हाथ में घूस दे रहा था या क्या कह रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये फाइल आपकी अगर क्लियर होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, सब लोग लेते हैं, आपको क्या दिक्कत है। अगर ये सोचकर चले कि एक छोटे कार्यकाल के दौरान आप सब कुछ सफाई कर देंगे, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो चीज कैंसर की तरह हमारे सिस्टम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए काफी बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। जनरल वीके सिंह के इंटरव्यू में और भी कई बातें हैं जिन पर सरकार को गौर करना था, लेकिन सरकार ने इस पूरे विवाद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जनरल वीके सिंह की चिट्ठी को लीक किसने किया। क्या ये चिट्ठी जनरल वीके सिंह या उनके नजदीकियों ने लीक की, या फिर सरकार और पीएमओ के किसी अधिकारी ने यह काम किया। वैसे चिट्ठी लीक करने में सरकार का कोई जवाब नहीं है। कुछ दिन पहले 2G घोटाले में पीएमओ को दी गई प्रणब मुखर्जी की चिट्ठी लीक हुई थी। किसने लीक की थी, आज तक किसी को नहीं पता। एक मजेदार बात है, कुछ दिन पहले जनरल वीके सिंह पर रक्षा मंत्री की जासूसी करने का आरोप लगाने की कोशिश की गई थी। वैसे आरोप लगाने वालों को सफलता नहीं मिली, लेकिन यह मामला बड़ा संगीन था। नोट करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री के दफ्तर में किसी ने खुफिया यंत्र लगाया। जब मामला सामने आया तो यह बता दिया गया कि किसी ने प्रणब मुखर्जी के दफ्तर की दीवारों और टेबल के नीचे 17 च्युइंगम लगाए थे। जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया कि वित्त मंत्री के दफ्तर में च्युइंगम लगाने वाला कौन था। अब जनरल वीके सिंह की चिट्ठी किसने लीक की, इस पर आईबी को जांच के लिए लगाया गया है। वैसे जनरल वीके सिंह ने अपनी चिट्ठी में हकीकत बताई थी, इसमें कोई नया खुलासा नहीं था। इस चिट्ठी में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे लोग पहले से नहीं जानते। कई टीवी चैनलों पर रिपोर्ट दिखाई जा चुकी हैं। अगर आप इंटरनेट पर ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं जो भारतीय सेना की हकीकत बताते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विवाद के जड़ की हकीकत, यानी कैटरा ट्रक की असलियत। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। और इसलिए वापस लौटते हैं क्योंकि आपको आखिरी बार इस देश में होने वाले भ्रष्टाचार की कहानी समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। जनरल वीके सिंह की चिट्ठी से जो सवाल खड़े हुए, उन सवालों को सरकार ये नहीं कह रही है कि इनमें कोई दम है कि नहीं दम है। किसने चिट्ठी लीक की ये कभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि चिट्ठी वहीं से लीक हुई है जहां ये चिट्ठी गई है। इसलिए नहीं पता चलेगा, क्योंकि जनरल वीके सिंह ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है। अब उस मामले की लीपापोती हो जाएगी, पर वो सवाल, उन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है जो जनरल वीके सिंह ने उठाए हैं। रक्षा मंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं कि जितनी चीजें कैटेगोरिकली कही गई हैं 1, 2, 3, 4, 5 में, वो सब गलत हैं। और जनरल वीके सिंह की ये चिट्ठी पहली चिट्ठी नहीं है। हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि ये चिट्ठी 7वीं या 8वीं है। वो बाकी चिट्ठियां कहां हैं जिनको जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री को
चिंता के तौर पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा था। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय उन चिट्ठियों को सार्वजनिक करे और बताए कि किस तारीख से जनरल वीके सिंह ने उन्हें लिखना शुरू किया और क्या लिखना शुरू किया। जनरल वीके सिंह के इस इंटरव्यू के बाद रक्षा मंत्री ने जांच के लिए मामले को सीबीआई के पास भेज दिया। संसद में उन्होंने कहा कि जनरल वीके सिंह ने लिखित शिकायत नहीं की और घूस देने वाले शख्स पर कार्रवाई नहीं की। वैसे कार्रवाई करने का फर्ज रक्षा मंत्री का था। सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगर जनरल वीके सिंह ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो रक्षा मंत्री ने उन्हें सैक क्यों नहीं किया, उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया? रक्षा मंत्री सेनाध्यक्ष के ऊपर होता है। अगर सेना या सेनाध्यक्ष रक्षा मंत्री की बात नहीं मानती है, रक्षा मंत्री को उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। और क्या रक्षा मंत्री ने यह बात प्रधानमंत्री को बताई थी? अगर बताई थी तो प्रधानमंत्री ने यह काम क्यों नहीं किया? और अगर रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को नहीं बताई थी तो रक्षा मंत्री जी आपको सलाम। सेना सिर्फ उपकरणों का इस्तेमाल करती है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने यह कहा कि उन्होंने लिखित शिकायत नहीं की और जब उनसे कार्रवाई करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ए.के. एंटनी साहब ने जनरल वीके सिंह से कार्रवाई करने को लिखित में आदेश दिया था? क्या जनरल वीके सिंह के बयान के बाद भ्रष्टाचार की कई कहानियां सामने आई हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय और कुछ मामलों में प्रधानमंत्री कार्यालय तक को ऐसा अंदाजा है कि खबर थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से जितने बयान आ रहे हैं उनमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि सिस्टम तो ठीक किया जाएगा। इससे तो यही समझ में आता है कि सरकार इस बात को जानती है कि रक्षा मंत्रालय में घुन लग गया है, जिसे साफ करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि जिस देश के रक्षा मंत्रालय को देखने के लिए 6 महीने तक एक ज्वाइंट सेक्रेटरी न हो और सेना द्वारा 106 प्रपोजल 6 महीने तक धूल खाते रहे क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां पर अपॉइंट नहीं हुआ, उस देश में हम क्या माने? क्या ये घुन ठीक हो पाएगा? आइए अब आपको दिखाते हैं टेट्रा ट्रक की हकीकत क्या है, असलियत क्या है। भारतीय सेना एक ट्रक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है टेट्रा ट्रक। भारतीय थल सेना टेट्रा ट्रक का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर की तैनाती और भारी भरकम चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करती है। इन ट्रकों का पिछला ऑर्डर फरवरी 2010 में दिया गया था, लेकिन खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं तो आर्मी चीफ वीके सिंह ने इस सौदे पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML लिमिटेड को जिस वक्त इन ट्रकों की आपूर्ति का ठेका मिला तब भारतीय सेना की कमान जनरल दीपक कपूर के हाथ में थी। नियमों के मुताबिक हर साल आर्मी चीफ को इस डील पर साइन करने होते हैं, लेकिन रिश्वतखोरी से लेकर मानकों के उल्लंघन तक की शिकायतों की वजह से जनरल वीके सिंह ने साइन नहीं किए। कानून के मुताबिक टेट्रा ट्रकों की खरीदारी सीधे कंपनी से होनी चाहिए, लेकिन BEML ने यह खरीदारी टेट्रा सिपॉक्स लिमिटेड से की, जो न तो स्वयं उपकरण बनाती है और न उपकरण बनाने वाली कंपनी की सब्सिडियरी है। BEML में उच्च पद पर रह चुके एक पूर्व अधिकारी के हवाले से यह भी खबर आई कि अभी तक कंपनी टेट्रा ट्रकों की डील से जुड़ा कुल 5,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर चुकी है। यह कारोबार टेट्रा सिपॉक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। इसे स्लोवाकिया की टेट्रा सिपॉक्स AS की सब्सिडियरी बताया जाता रहा है। BEML के इस पूर्व अधिकारी के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए के इस कारोबार में 750 करोड़ रुपए BEML एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बतौर रिश्वत दिए गए। बात यहीं खत्म नहीं होती है। BEML के एक शेयर धारक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता KS पेरियास्वामी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप और CBI जांच की मांग कर चुके हैं। उनका आरोप यह है कि खरीद के लिए जितनी रकम की मंजूरी दी जाती है उसका कम से कम 15% हिस्सा कमीशन में चला जाता है। ऊपर से नीचे तक सबको हिस्सा मिलता है। ट्रकों की संदेहास्पद डील को लेकर 8 मई 2005 को मीडिया में खबर आई थी। DNA अखबार ने एक और खुलासा किया कि टेट्रा सिपॉक्स लिमिटेड की स्थापना 1994 में ब्रिटेन में हुई थी, जबकि स्लोवाकिया के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक टेट्रा सिपॉक्स AS 1998 में अस्तित्व में आई। इसका मतलब यह हुआ कि 1997 में BEML ने ऐसी कंपनी की सब्सिडियरी के साथ समझौता किया जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। टेट्रा सिपॉक्स की शेयर होल्डिंग में कई बार बदलाव हुआ, लेकिन स्लोवाक कंपनी के पास कभी इसका एक शेयर भी नहीं रहा।
बीएमएल के चेयरमैन वीआरएस नटराजन के मुताबिक इंग्लैंड के वेक्ट्रा ग्रुप के पास टेट्रा कंपनियों का स्वामित्व है। वेक्ट्रा ग्रुप के चेयरमैन रविंदर ऋषि हैं। वेक्ट्रा ग्रुप के पास ही टेट्रा और सिपॉक्स का भी मालिकाना हक है। टेट्रा चेक कंपनी के भी बहुमत शेयर वेक्ट्रा ग्रुप के पास हैं। टेट्रा ट्रक कई सालों से विवादों में घिरा रहा है। टेट्रा ट्रक पर बहुत पहले से सवाल उठ रहे थे, दलाली के आरोप लग रहे थे। तब देश की सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जब 2005 से ही टेट्रा ट्रक की डील सवालों के घेरे में है तो सरकार ने देश को क्यों गुमराह किया? टेट्रा ग्रुप के चेयरमैन रविंदर ऋषि हैं। रविंदर ऋषि भारतीय मूल के हैं लेकिन अब ब्रिटेन के नागरिक हैं। टेट्रा ग्रुप के पास ही इंग्लैंड की टेट्रा सिपॉक्स का भी मालिकाना हक है। टेट्रा कंपनी के बहुमत शेयर टेट्रा ग्रुप के पास हैं। इस मामले में कई सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या बीएमएल सेकेंड हैंड ट्रकों का आयात कर रही है और क्या स्लोवाकिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गया है? क्या पुराने ट्रकों की मरम्मत घरेलू उत्पादन के तौर पर दिखाई जा रही है? रविंदर ऋषि को कौन कौन से रक्षा सौदों का ठेका दिया गया है और उन्हें ही लगातार क्यों दिया जा रहा है? इस लॉबी के लिए सरकार में काम करने वाले लोग कौन हैं? अगर सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है तो इसका मतलब यही है कि सरकार को रक्षा सौदों में होने वाली दलाली और भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी है लेकिन आंखें बंद हैं। ऐसे में अगर एक ईमानदार जनरल सवाल उठाता है तो क्या गलत करता है? क्यों मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, शिवानंद तिवारी जैसे लोगों को अचानक बुखार हो जाता है? वो क्यों जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब हम चाहेंगे कि ये तीन विपक्षी नेता जो सरकार के वकील बने हैं जवाब देश को दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस विवाद से जुड़े सच से पर्दा हटाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं और उन कारणों की भी जांच करेंगे कि क्यों मीडिया, सरकार और विपक्षी दल इस मामले में देश को गुमराह कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम जनरल और सरकार के बीच छिड़ी जंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया किसने भेजी और किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता है। आज की विनर हैं पटना से रजनीश कुमार, जिन्होंने पिछले एपिसोड पर यह लिखा कि कोयला घोटाले के बारे में सबसे पहले ईटीवी के कार्यक्रम 2 टूक में देखने को मिला था। करीब 1 साल पहले जब आपने ये कार्यक्रम दिखाया तो हमें विश्वास नहीं हुआ। 26 लाख करोड़ का घोटाला हिंदुस्तान में हो सकता है ये समझ से बाहर है, लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट आई तब देश में हंगामा मच गया। अब इसे 10,70,000 का घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन हमें आपकी बातों पर ही भरोसा है क्योंकि आपने इस तरह के कई घोटाले और कहानियों को हम तक पहुंचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रतिक्रिया के लिए रजनीश कुमार को 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर मिलता है। आज के सर्वोत्तम प्रतिक्रिया को डेली मल्टीमीडिया की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में DT टाइप करें और अपनी प्रतिक्रिया लिखें। साथ ही अपना पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। कोयला घोटाले के बाद अब सेना के घोटाले सामने आ रहे हैं। देश को जनरल वीके सिंह को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे एक्सपोज करने की हिम्मत की, जबकि सारे लोग पिछले 10-15 साल के प्रधानमंत्री, 10-15 साल के रक्षा मंत्री और 10-15 साल के सेनाध्यक्ष इसे दबा रहे थे। जब से जनरल वीके सिंह ने सेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है तब से उन्हें विफल करने की कोशिश जारी है। जनरल वीके सिंह ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक प्लान तैयार किया। ये प्लान डिफेंस मिनिस्ट्री में लटका हुआ है।
उन्होंने इस बीच कई ऐसे काम किए जिनमें आर्म्स डीलरों और बिचौलियों की नींद उड़ गई। भारत का सैन्य इतिहास यही बताता है कि आर्म्स डील के दौरान जमकर घूसखोरी और घपलेबाजी होती है। जनरल वी के सिंह सेना के अस्त्र शस्त्रों की खरीदारी में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें सैनिकों को दुनिया के सबसे आधुनिकतम हथियार मिले, लेकिन कोई बिचौलिया ना हो और ना ही किसी को दलाली खाने का अवसर मिले। भ्रष्टाचार के जो पुराने मामले थे उन्हें न सिर्फ निपटाया गया बल्कि उन्होंने आदर्श जैसे घोटाले की जांच में एजेंसियों की मदद की। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के जमीन घोटाले में जनरल वी के सिंह ने मुस्तैदी दिखाई। सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जिसमें 2 पूर्व सेना अध्यक्षों जनरल दीपक कपूर और जनरल NC बिष्ट सहित कई टॉप अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि आर्म्स डीलरों की लॉबी, अधिकारी, जमीन माफिया और कई ऐसे लोग जनरल वी के सिंह के खिलाफ लामबंद हो गए। जनरल वी के सिंह ने एक और काम किया जिसकी वजह से अधिकारियों को परेशानी हुई। ये मामला जवानों की यूनिफॉर्म यानी कपड़ों से जुड़ा है। पहले जो यूनिफॉर्म सप्लाई होती थी वो आधे से ज्यादा लोगों को फिट नहीं होती थी। जवानों को उनकी माप के मुताबिक कपड़े नहीं मिलते थे। उन कपड़ों को फिर से सिलवाने की जरूरत पड़ती थी। जनरल वी के सिंह ने इसे रोका। उन्होंने फैसला लिया कि जवानों को मिलने वाले कपड़े अच्छी कंपनी के हों और हर सैनिक की माप लेकर सिलाई हो। जनरल वी के सिंह ने एक और फैसला लिया जो अधिकारियों को चुभ गया। उन्होंने सेना में मीट की सप्लाई करने वाले मीट कार्टेल का सफाया कर दिया। वे लोग जो मीट सप्लाई करते थे वो ठीक नहीं था। जनरल वी के सिंह ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर की शुरुआत की ताकि दुनिया का सबसे बेहतर मीट सेना के जवानों को मिले। जब जनरल वी के सिंह ने थल सेना अध्यक्ष का पद संभाला उस वक्त भारतीय सेना की साख दांव पर लगी थी। सेना के कई घोटाले उजागर हो चुके थे। अब तक ईमानदार समझे जाने वाले इस महकमे को लोग शक की निगाह से देखने लगे थे। सेना के लोग भी दबी जुबान में कहने लगे थे कि कुव्यवस्था की वजह से उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। लगता है देश में जो ईमानदार और आदर्शवादी लोग हैं उनके लिए सरकारी तंत्र में कोई जगह नहीं रह गई है। उन्हें इनाम मिलने की जगह सजा दी जाती है और जलील किया जाता है। पहली बार देखने को मिला कि संसद सवालों से चिंतित नहीं है। संसद इस बात से चिंतित है कि चिट्ठियां किसने लीक की, रक्षा मंत्री ने क्यों सही जवाब देश को नहीं दिए, इसके लिए संसद चिंतित नहीं है। इस मुल्क के आम आदमी का बेटा अपनी जान इसलिए देता है कि देश की हिफाजत कर सके। आपके घरों में तिजोरी भरने के लिए अपनी जान नहीं देता है। इस मुल्क का आम आदमी चिंतित है, चौकन्ना है, पूरी राजनीति को सवालों के दायरे में खड़ा कर रहा है। इसलिए आपसे एक अनुरोध है, कृपा कर इस मुल्क को बचाने के बारे में गंभीरता से सोचिए। और आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप कब खड़े होंगे? आप कब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? आप कब इन गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञों के खिलाफ अपना हाथ खड़ा करेंगे? आज ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन आपको एक बात बताएं, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं बंद हो रहा कि सरकार नहीं चाहती या विपक्षी दल नहीं चाहते, बल्कि ये प्रोग्राम इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि हमारा और ईटीवी के बीच हुआ करार आज खत्म हो रहा है। ईटीवी ने जिस बहादुरी के साथ इस प्रोग्राम को चलाया उसके लिए ईटीवी को धन्यवाद, जगदीश चंद्र को धन्यवाद, ईटीवी की पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत दबाव इनके ऊपर आए, इन्होंने उन दबावों को झटक दिया। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। चौथी दुनिया हमेशा आपके साथ है, देश के साथ है, उनके साथ नहीं है जो देशद्रोही हैं और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो सफेद कपड़े पहन के राजनेता हों या ब्यूरोक्रेट हों। हम हमेशा आपके साथ हैं। और आखिर में हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।